there's a bell icon for notification. तेईस मार्च सन 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। जब भी 23 मार्च या भगत सिंह का जिक्र आता है तो अनायास ही महात्मा गांधी का भी जिक्र सामने आ जाता है। आज भी अधिकांश लोगों का यह मानना है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा से बचा सकते थे, और इस मान्यता के साथ गांधी जी को हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है उसको जानने के लिए वापस लौटते हैं सन 1931 में। 25 जनवरी सन 1931 को वायसराय इरविन ने गांधी जी तथा उनके कुछ प्रमुख साथियों को रिहा कर दिया था। वायसराय के अनुसार जेल के द्वार इसलिए खोले गए थे ताकि नेतागण प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस के निर्णय पर खुलकर विचार विनिमय कर सकें। इस रिहाई से कांग्रेस और सरकार के बीच कोई न कोई समझौता होने की आशा मजबूत हो उठी थी। लोग यह भी सोचने लगे थे कि अगर समझौता हो गया तो भगत सिंह और उनके साथी भी बच सकते हैं। भगत सिंह की जीवनी लिखने वाले लेखक विष्णु प्रभाकर जी के अनुसार 27 फरवरी को शुरू हुई बातचीत 5 मार्च की सुबह एक समझौते से समाप्त होती है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में भगत सिंह की चर्चा करते हुए गांधी जी वायसराय से तत्कालीन परिस्थितियों में सजा मुलतवी करने की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मृत्युदंड बुरी चीज है, क्योंकि इससे व्यक्ति को सुधरने का अवसर नहीं मिलता। लॉर्ड इरविन के शब्दों में, यद्यपि किसी भी परिस्थिति में प्राण हत्या के खिलाफ होने के कारण वे स्वयं फांसी की सजा के विरुद्ध थे, लेकिन वायसराय केवल दया के आधार पर सजा घटाते हैं या माफ करते हैं, न कि राजनीति के उद्देश्य से। स्वाभाविक था कि इससे न तो जनता संतुष्ट हो सकती थी और न ही क्रांतिकारी। उन्होंने तो मान लिया था कि इसे समझौते की शर्त बनाना चाहिए था। गांधी जी ने कहा कि समझौता करते समय हम जितना दबाव डाल सकते थे उतना हमने डाला। भगत सिंह जैसे बहादुर आदमी को फांसी पर लटकाने की बात तो दूर रही, मेरी अंतरात्मा तो किसी को भी फांसी के तख्ते पर लटकाने की गवाही नहीं देती है। अपनी तरफ से गांधी जी फांसी को टालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, और अंत में 23 मार्च सन 1931 को उन्होंने वायसराय को जो पत्र लिखा वो कुछ इस प्रकार है। आपको यह पत्र लिखना आपके प्रति क्रूरता करने जैसा लगता है, पर शांति के हित में अंतिम अपील करना आवश्यक है। हालांकि आपने मुझे साफ साफ बता दिया था कि भगत सिंह और अन्य 2 लोगों को मौत की सजा में कोई रियायत देने की आशा नहीं है, फिर भी आपने मेरे शनिवार के निवेदन पर विचार करने को कहा था। यदि इस पर पुनर्विचार करने की कुछ गुंजाइश हो तो मैं आपका ध्यान निम्न बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनमत सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर ना हो तो लोकमत का मान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस मामले में स्थिति ऐसी है कि यदि सजा हल्की हो जाती है तो बहुत संभव है कि आंतरिक शांति की स्थापना में सहायता मिले। यदि मौत की सजा दी गई तो निसंदेह शांति खतरे में पड़ जाएगी। यदि आप सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस सजा को विचार करने के लिए स्थगित कर दें। यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो तो मैं आ सकता हूं। दया कभी निष्फल नहीं जाती। जहां एक तरफ भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी के प्रयास जारी थे, तो वहीं साधारण जन से लेकर नेताओं, राजाओं और संसद के सदस्य तक ने प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की। हस्ताक्षर अभियान चलाए गए, लेकिन जो नहीं होना था वह नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस बात पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है कि क्या भगत सिंह फांसी से बचना चाहते थे। जब पिता किशन सिंह ने भगत सिंह को बचाने के लिए कानूनी दांवपेच का सहारा लिया तो यह जानकर भगत सिंह काफ़ी दुखी होते हैं और अपने पिता को पत्र लिखते हैं, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपने स्पेशल ट्रिब्यूनल को मेरे बचाव के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है। यह समाचार इतना दुखदायी था कि मैं इसे शांत होकर सहन नहीं कर सकता। आपका बेटा होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं एवं इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूँ, परंतु इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ परामर्श के लिए बिना मेरे विषय में कोई प्रार्थना पत्र देने का अधिकार न था। पिताजी, मैं बड़ी चिंता अनुभव कर रहा हूँ। मुझे डर है कि आप पर दोष लगाते हुए या इससे भी अधिक आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की परिधि को ना लांघ जाऊं और मेरे शब्द कठोर न हो जाएं।
फिर भी मैं स्पष्ट शब्दों में इतनी बात अवश्य कहूँगा कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार का बर्ताव करता तो मैं उसे देशद्रोही से कम न समझता, परंतु आपकी परिस्थिति में यह बात नहीं कह सकता। बस इतना ही कहूँगा कि यह एक कमजोरी थी। यह एक ऐसा समय था जब हम सबकी परीक्षा हो रही थी और आप उस परीक्षा में असफल रहे हैं। भगत सिंह की फांसी को लेकर गांधी जी से सवाल उठाने वालों को इस बारे में भी जानकारी जरूर जुटानी चाहिए कि उस समय गरम दल से लेकर नरम दल तक वो कौन कौन से नेता थे जो इस सिलसिले में चुप्पी साधे रहे या खामोश रहे। इन सब से परे जो अहम बात है वह यह है कि कहीं न कहीं भगत सिंह अपने संगठन के गद्दार साथियों की गवाही की वजह से फांसी के तख्ते पर पहुंचे। तो असल में सवाल ब्रिटिश हुकूमत को समर्पण कर अपने साथियों के बारे में गवाही देने वालों से भी पूछना चाहिए। और अंत में एक सवाल हमारे मुल्क की हुकूमतों से भी पूछना चाहिए कि आखिर क्यों आज़ादी के इतने सालों बाद भी भगत सिंह द्वारा लिखे गए लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, अछूत का सवाल, विद्यार्थी और राजनीति जैसे लेख स्कूल कॉलेजों के सिलेबस का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।